नमस्कार, स्वागत है आप सभी दर्शकों का +1 टेलीविज़न के कार्यक्रम डियर डॉक्टर में। आज का ये एपिसोड बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि आज हमारे साथ मौजूद हैं वीरगंज शहर के पहले पीडियाट्रिक गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट एंड हेपेटोलॉजिस्ट डॉक्टर रंजीत कुमार चौरसिया। सर, आपका यहाँ बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत थैंक यू ऐश्वर्या जी, आपने इस प्रोग्राम में मुझे आमंत्रित किया, उसके लिए बहुत बहुत। तो सबसे पहले मैं चाहूँगी कि सर आप हमारे दर्शकों को बताएं कि ये जो पीडियाट्रिक गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी एंड हेपेटोलॉजी विभाग है, इसमें आप किस प्रकार की बीमारियों का सामना करते हैं? अच्छा, सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से ये मैसेज देना चाहता हूँ कि पीडियाट्रिक गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी कहने का मतलब आम साधारण जनता क्या समझे कि पीडियाट्रिक गैस्ट्रो मतलब बच्चों में भी जो बच्चों के पेट रिलेटेड या फिर उसके लीवर रिलेटेड, जैसे पेट रिलेटेड में हो गया, बच्चे जैसे वॉमिटिंग कर रहे हैं, वॉमिटिंग का कोई कॉज वगैरह है, छोटे बच्चे हैं जन्म के बाद ही उनको वॉमिटिंग शुरू हो जाता है, वेट नहीं बढ़ना, हाँ, पैखाने के रास्ते में या टॉयलेट के रास्ते से ब्लड आना, पतला पैखाना होना, वेट नहीं बढ़ना, लीवर से रिलेटेड प्रॉब्लम हो गया, हेपेटाइटिस हो गया, कब्जियत हो गया, हाँ, या फिर मुंह से खून आना, ये सब रिलेटेड जो डील करते हैं उसको बोलते हैं पीडियाट्रिक गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट एंड हेपेटोलॉजिस्ट। इन शॉर्ट बोले तो जो बच्चों के पेट और लीवर संबंधी डील करते हैं उनको बोलते हैं पीडियाट्रिक गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट। अच्छा सर, तो आपने कहा कि ये पेट संबंधित समस्याओं में आपका एक्सपर्टीज़ है, तो सर आमतौर से बच्चों में सुनने को मिलता है कि पीलिया की बीमारी, जॉन्डिस, है ना, वो चाहे न्यूनेट्स हों या और बड़े बच्चे हों, उनमें भी। तो पीलिया ये बहुत कॉमन चीज़ आ गया है। पीलिया को हम लोग आम भाषा में जो जनरल पब्लिक जानते हैं उसको जॉन्डिस करके भी पहचानते हैं जी। हाँ, तो ये जॉन्डिस क्या होता है, बच्चों में जब आँख में या स्किन में या फिर मुंह में ये सब पीलापन अगर आना शुरू हो जाए या फिर उसका पेशाब पीला होना शुरू हो जाए तो वो ये लक्षण है और इसको बोलते हैं जॉन्डिस। और इसको हम लोग ब्लड के माध्यम में अगर सेरम में बिलिरुबिन का लेवल अगर नॉर्मल 0.6 से 1.2 से नॉर्मल रेंज है, 1.2 से अगर ऊपर हो रहा है तो उसको हम लोग बोलेंगे जॉन्डिस। और डिपेंड करता है कि हर एज ग्रुप में अलग अलग जॉन्डिस का कारण होता है। हाँ, छोटे बच्चे में कुछ अलग होता है ना, जैसे न्यूनेट पीरियड में हो गया, 1 महीने 2 महीने के बच्चा आ रहा है, 3 महीने का बच्चा आ रहा है, उसमें अगर जॉन्डिस आ रहा है तो एक अलग प्रॉब्लम की वजह से हो सकता है। हाँ, उससे अगर बड़ा बच्चा आ रहा है, 3 साल 4 साल 5 साल का बच्चा आ रहा है जॉन्डिस लेके, उसके लिए कुछ अलग कॉज हो सकता है। बड़े बच्चे आ रहे हैं उसके भी अलग कारण होते हैं। तो ये चीज़ हम लोग उसको एज ए गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट हम लोग कॉमनली फेस करते हैं। जैसे छोटे बच्चों में जॉन्डिस होना ये आम भाषा है। हाँ, जैसे नॉर्मल बोलते हैं जॉन्डिस हुआ तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, जनरल बोल देते हैं डॉक्टर लोग कि आप लोग उसको घाम में दिखाओ, घाम में सेको। तो मेरा इस मंच से एक मैसेज ये देना चाहता हूँ कि नॉट एवरी जॉन्डिस इज़ फिजियोलॉजिकल। हर जॉन्डिस फिजियोलॉजिकल नहीं होता है। फिजियोलॉजिकल मतलब आमतौर पे जॉन्डिस आता है, जनरली सेकेंड डे में अपीयर होता है और धीरे धीरे 14 दिन के बाद में धीरे धीरे वो डिसअपीयर होना शुरू होता है। जो सन बात हमने दिया, घाम में उसको दिखाया बच्चों को, धीरे धीरे वो कम होना शुरू हो जाता है। लेकिन कंसर्न कहाँ पे होता है, अगर जॉन्डिस जन्म के बाद पहले दिन में ही जॉन्डिस हो गया, हाँ, या फिर बच्चों में 14 दिन के बाद भी जॉन्डिस परसिस्ट करते रह गया, तब वो अलार्मिंग साइन है जी। उसमें आपको प्रॉपर पेडियाट्रिशियन हो गया या फिर जो हेपेटोलॉजिस्ट है, जो लीवर संबंधी जो डील कर रहे हैं, उनसे देख के एक बार कंफर्म करना है कि वेदर ये जॉन्डिस जो है ये नॉर्मल वाला फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस है या फिर कोई पैथोलॉजिकल जॉन्डिस है। क्योंकि इसमें हम लोग क्या करेंगे कि जॉन्डिस में अगर छोटे बच्चे में अगर ये मिलता है 14 दिन के बाद या 15 दिन के 2 महीने 3 महीने के बाद में जो बच्चे को जॉन्डिस मिलता है, जनरली हम लोग को पैथोलॉजिकल जॉन्डिस एक बोलते हैं, ऑब्स्ट्रक्टिव कॉज बोलते हैं, बिलियरी एट्रेसिया बोलते हैं जी। हाँ, तो उसमें होता क्या है कि बाइल जो बनता है, जो बाइल पित्त बनता है, वो क्या होता है, लीवर के नीचे जो गॉल ब्लैडर होता है वहाँ वो पित्त बनता है। तो वहाँ से वो पित्त का आने का काम होता है, डिफरेंट लीवर के चैनल के थ्रू आके अपने आँत में इंटेस्टाइन वगैरह में जाके वो अपना फैट सोल्यूबल विटामिन वगैरह के एब्जॉर्प्शन में काम करता है। किसी कारण भी बस वो जो बाइल जो हो गया, बाइल वो तो हमारे शरीर के लिए फ़ायदे के काम भी करता है, वो आपको फैट को मतलब ब्रेक डाउन करने में, जो चर्बी हम लोग पचाने में काम लगता है, खाना पचाने में काम लगता है, इवन आपको डिफरेंट विटामिन सबको भी उसको एब्जॉर्प्शन में काम करने में हेल्प करता है। अगर वो नहीं करे तो फिर बच्चा को वही बाद में विटामिन डी की कमी से रिकेट होना शुरू हो जाएगा, विटामिन ए अगर कमी हुआ तो आँखों का समस्या सब होना शुरू हो जाएगा, है ना। उसके बाद विटामिन के होगा तो अपने शरीर से कई जगह से ब्लीडिंग होना शुरू हो जाएगा, तो वो डिफिशियंसी करवा देता है। साथ में वो
बाइल जो है, अगर बाइल एक्सक्रीट नहीं कर रहा है, शरीर से बाहर नहीं निकल पा रहा, तो वो बाइल क्या करेगा, धीरे धीरे लीवर को खराब करना शुरू कर देता है। ठीक है, तो इसमें पेरेंट्स को अलार्मिंग क्या करना चाहता हूँ कि अगर जॉन्डिस है तो एटलीस्ट डॉक्टर के पास जाए, प्रॉपर डॉक्टर के पास जाए, ताकि वो आपके बच्चा को एक्सक्लूड कर सके कि हाँ ये ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से है, बिलियरी एट्रेसिया है या फिर दूसरा चीज़ है ना। अगर कोई इन्फेक्शन वगैरह के, कोई हेपेटाइटिस वगैरह है तो वो क्योर कर सकते हैं, उसके लिए कोई टाइम लिमिट नहीं है। लेकिन अगर बिलियरी एट्रेसिया ऐसा चीज़ अगर ऑब्स्ट्रक्टिव कॉज कुछ आ जा रहा है तो उसमें टाइम लिमिट है। आपको 60 डेज़ के अंदर, 60 दिन के अंदर में बच्चा का पता लगा लेना पड़ता है कि हाँ ये बिलियरी एट्रेसिया ही है, ताकि उसके लिए हम लोग प्रॉपर एक ट्रीटमेंट शुरू कर रहे हैं। ट्रीटमेंट उसका सर्जिकल प्रोसेस में जाना होता है। अच्छा। अगर वो सर्जिकल प्रोसेस कर दिया तो क्या होता है, बाइल का जो पित्त का जो आने का रास्ता होता है आँत में, वो तो ब्लॉक है, उसके लिए डाइवर्सन बना दिया जाता है। तब तत्काल क्या होगा, वो डाइवर्सन बनाने से बच्चा 10 साल तक लगभग नॉर्मल लाइफ लीड कर सकता है ना, धीरे धीरे वो इम्प्रूव हो जाता है। 10 साल के बाद में अल्टीमेटली उस बच्चा को लिवर ट्रांसप्लांट चाहिए होता है। हाँ, तो इस चीज़ के लिए पेरेंट्स को पास टाइम बाउंडिंग होता है। 60 दिन से जैसे जैसे क्रॉस करेगा तो उसका ठीक होने का सक्सेसफुल जो ऑपरेशन जो होता है उसको हम लोग कसाई पोर्टोइंटेरोस्टोमी बोलते हैं। अच्छा। तो वो कसाई पोर्टोइंटेरोस्टोमी का जो सक्सेसफुल रेट है वो धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाता है। जैसे 60 दिन से पहले किए तो 70 से 80% चांस होना है कि वो बाइल फिर से अपनी जगह पे आ जाना। आपका 60 दिन से नीचे का, और आपका 60 दिन से ऊपर हो गया, 90 तक चला गया तो 50 से 40% में हो जाता है सक्सेस। 90 दिन से ऊपर हो रहा है तो आपका लगभग 25%, और मोर देन 120 डेज मतलब 3 महीने से ऊपर हो गया, 4 महीने से ऊपर हो गया तो आपका लगभग उसका 10 से 20% ओनली सक्सेस हो सकता है। तो हम लोग का टारगेट यही होता है कि वो बिलियरी एट्रेसिया जो लीवर का तो इतना छोटा मोटा बीमारी तो है नहीं, उसको प्रॉपरली टाइमली अगर डायग्नोज कर सकें और टाइमली उसको हम लोग इंटरवेंशन करके कर ले तो वो बच्चा बच सकता है। अगर वो बच्चा को हमने टाइमली इंटरवेंट नहीं किया, टाइमली उसको हमने सर्जिकल प्रोसीड्यूर में नहीं भेजा, अगर वो बिलियरी एट्रेसिया और अगर हमने वो मिस कर दिया तो अल्टीमेटली क्या होगा, अगर पेरेंट्स को तो पता रहेगा नहीं तो कराएंगे नहीं, उस प्रोसेस में जाएंगे भी नहीं, उनको पता भी नहीं रहेगा, तो अल्टीमेटली क्या होता है, इसका प्रोग्नोसिस बहुत पुअर हो जाता है। आपको क्या होता है कि मतलब 80 to 90% आपका लगभग 1 से 2 साल में बच्चा वो लगभग मर जाता है जी। वो बचता नहीं है। हाँ, और 3 साल तक आते आते 100% मोर्टेलिटी, मतलब 100% बच्चा लगभग खत्म ही हो जाता है। अगर बच भी गया तो उनका ढेर सारे कॉम्प्लिकेशन सब डेवलप होना शुरू हो जाता है। तो पेरेंट्स के लिए, बच्चे के स्वास्थ्य से लेके वो पेरेंट्स को फाइनेंशियल बर्डन, मेंटली, सोशली सब जगह से वो एडजस्टेड हो जाते हैं। तो हमारा टारगेट यही होता है कि छोटे बच्चे स्पेशली जो 2 महीने, 1 महीने, 3 महीने के बच्चे, 15 दिन, 20 दिन के बच्चे अगर जॉन्डिस है तो उसको लाइटली ना लें। उसको हर जॉन्डिस फिजियोलॉजिकल नहीं होता है। मैं आपके चैनल से अभी भी बोलना चाह रहा हूँ कि हर जॉन्डिस फिजियोलॉजिकल यानी कि नॉर्मल नहीं होता है। आपको बोला जाएगा कि हाँ उसको धूप दिखाओ, धीरे धीरे ठीक होगा, लेकिन अगर आप नोटिस कर रहे हैं कि आपके बच्चे का जॉन्डिस 14 दिन से ऊपर तक जा रहा है, धीरे धीरे आगे बढ़ते जा रहा है, 15-20 दिन ऐसे हो जा रहा है, बच्चा आपके पहले से और डिटोरिएट हो रहा है, तो इमिडिएटली आपको प्रॉपर पेडियाट्रिशियन, यानी कि अगर पेडियाट्रिशियन में भी आप गैस्ट्रो के पास जाएंगे, गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट और हेपेटोलॉजिस्ट, जैसे हम लोग स्पेशली बच्चों का पेट और लीवर संबंधी डील करते हैं, तो हम लोग उस चीज़ को टाइमली इवेल्युएट करके प्रॉम्प्ट ट्रीटमेंट देने से वो बच्चा का आउटकम अच्छा हो सकता है जी। तो सर जैसा कि आपने कहा कि जॉन्डिस इस हद तक गंभीर भी हो सकता है, फिजियोलॉजिकल तो होता है बट काफ़ी ऐसी भी होती है कि पैथोलॉजिकल हो सकता है, गंभीर अवस्था करा सकता है। आपने कहा बिलियरी एट्रेसिया और उसके लिए चाहिए सर्जिकल ट्रीटमेंट, तो क्या इस प्रकार के उपचार यहाँ मध्य प्रदेश में, बीरगंज शहर में संभव है? जी बिल्कुल संभव है। जैसे हमारे नेशनल मेडिकल कॉलेज में मैं एज ए यहाँ पे कंसल्टेंट पेडियाट्रिक गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट काम कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मेडिकल कॉलेज ने अब क्या किया है कि अब जैसे आपको इंटरनल मेडिसिन में जैसे कैसा है, आपको इंटरनल मेडिसिन में हर चीज़ का अलग अलग डॉक्टर है ना जी। जैसे आपको हार्ट का प्रॉब्लम हुआ तो आप मेडिसिन के पास नहीं जाते हो, आप ढूंढते हो कार्डियोलॉजिस्ट को। डायबिटीज़ हो गया, थायराइड हो गया, आप ढूंढते हो एंडोक्राइनोलॉजिस्ट को। किडनी का प्रॉब्लम हो गया, ढूंढते हो नेफ्रोलॉजिस्ट को। ऐसे ही पेडिया में भी, पेडियाट्रिक में भी आपका हर ब्रांच अलग अलग है, लेकिन ये हम लोग को बाहर में और जगह ऑलरेडी इस्टेब्लिश हो चुका है, लेकिन यहाँ हमारे यहाँ नेपाल में अभी जस्ट शुरू किया इन्होंने। तो लेकिन नो डाउट नेशनल मेडिकल कॉलेज ने बहुत ज़्यादा आगे स्टेप लिया हुआ है कि हमें सब स्पेशलिटी को आगे बढ़ाना है। तो यहाँ पे पेडिया में डिफरेंट ब्रांचेस हैं,
जैसे नियोनेट हो गया, पेडियाट्रिक गैस्ट्रोहेपाटो हो गया, कार्डियो हो गया, जनरल पेडियाट्रिक्स हो गया, इन्होंने स्टार्ट किया हुआ है। और इसके साथ साथ हमारा पेडियाट्रिक सर्जरी भी है। तो अगर हम उसको डायग्नोसिस करते हैं बिलियरी एट्रेसिया, तो इसके लिए आपको बाहर काठमांडू जाना, दिल्ली जाना ऐसा जरूरत नहीं पड़ेगा, यहीं पे वो ऑपरेशन हो सकता है और सक्सेसफुल भी होता है। सर, आपने जैसे कि बताया हमें कि धूप दिखाने एक इलाज माना जाता है फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस के लिए, जो कि वहीं तक सीमित है। तो सर, इस प्रकार के और भी कई समाज में जो गलत फहमियाँ हैं कि ये खाना चाहिए या ये नहीं खाना चाहिए, तो जॉन्डिस में क्या सही रहेगा? अच्छा, ये बात तो अब बच्चों में ये चीज़ लागू नहीं होता, क्योंकि बच्चे जनरली ब्रेस्ट फीडिंग नहीं होते हैं ना। जी हाँ। तो अब जैसे कि जॉन्डिस है, तो हम लोग सुपर स्पेशलाइजेशन के हिसाब से हम लोग और भी ज़्यादा थोड़ा अंदर जाने की कोशिश करते हैं कि जॉन्डिस किस वजह से हुआ है। जैसे आपने ब्रेस्ट फीडिंग जॉन्डिस, हाँ, ब्रेस्ट फीडिंग जॉन्डिस या ब्रेस्ट मिल्क जॉन्डिस, ये सब जॉन्डिस भी होता है। तो ये सब भी इवेलुएट करना होता है। किसी किसी बच्चा को डिहाइड्रेशन की वजह से होता है, किसी बच्चा को मदर का मिल्क दे रहे हैं उसमें जो कुछ एक एंजाइम का डिफिशिएंट होता है, उसकी वजह से जॉन्डिस हो सकता है। तो ये हम लोग बारीकी रूप से देखते हैं। तो बच्चा तो जनरली ब्रेस्ट मिल्क में होता है, तो उनको कोई ब्रेस्ट में कॉन्ट्राइंडिकेशन या फिर नहीं देना है, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, लेकिन ये जॉन्डिस अगर बड़े एज में हो जा रहा है, जैसे 14 वर्ष 15 वर्ष में हो जा रहा है, हेपेटाइटिस की वजह से हो जा रहा है, चाहे वो वायरस हेपेटाइटिस ए हो, हेपेटाइटिस ई हो, कोई भी वायरस हो, तो एक मिथ क्या हुआ, जैसे मेरे भी ओपीडी में केस वगैरह आते हैं, तो एक मिथ क्या है कि लोगों का है कि हल्दी नहीं खिलाना है, घर का नॉर्मल खाना नहीं देना है, उसको सादा एकदम बिना हल्दी का सिर्फ खिचड़ी बना के देना है, हाँ, ग्लूकोज का पानी देना है, सिर्फ इतना ही देकर रखते हैं। लेकिन ऐसा लिटरेचर ऐसा नहीं कहता है। लिटरेचर में बोला गया है कि बच्चे को एकदम नॉर्मल डाइट में रखना है, स्पाइसी फूड अवॉइड करना है, हाँ, साथ में कोई हल्दी वल्दी रेस्ट्रिक्शन नहीं करना, नॉर्मल डाइट देना है। जो आप चिकन मीट वगैरह भी देना चाहते हैं, चिकन देना, लीन प्रोटीन बोलते हैं उसको, जो इजीली पचा सके बच्चा। तो ऐसे आप चिकन हो गया, आप पनीर हो गया, मछली हो गया, फिश हो गया, फिर दाल चावल सब्जी रोटी जो भी खाना चाहे वो ले सकता है। बस अवॉइड करना होता है, बाहर का फूड अवॉइड करना होता है, और आपको ये स्पाइसी फूड वगैरह अवॉइड करना होता है। ऐसा मिथ है ये अवॉइड करना, ऐसा कुछ नहीं है, नॉर्मल खाना खा सकते हैं। हाँ, रेस्ट्रिक्शन कब होता है, जब जैसे कि एक्यूट हेपेटाइटिस हो गया, हेपेटाइटिस मान लीजिए वायरल हेपेटाइटिस ए से हो गया, ई से हो गया, हेपेटाइटिस ई जब क्या होता है, जॉन्डिस का लेवल जब बढ़ना शुरू हो जाता है तो बच्चा लीवर फेलर में भी चला जाता है। और फॉर काइंड इन्फॉर्मेशन मैं ये बताना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ लीवर फेलर का मैंने यहाँ ढेर सारे बच्चा मेरे आने के बाद, मैंने ज्वाइनिंग करने के बाद भी मैंने 19 दिन तक भी बच्चा को रख के उसको ठीक करके अभी भी मेरे भी फॉलोअप में आती है, बड़ी हो रही है, तो उसको भी बचाया गया। हाँ, तो लीवर फेलर जनरली हेपेटाइटिस ए और ई में लगभग 17% ऑफ द केस में आपको लीवर फेलर देखने को मिल जाता है। हाँ, तो लीवर फेलर वो क्लिनिकली हम लोग डायग्नोस करते हैं। हाँ, यहाँ पे आने के बाद तो लीवर फेलर होने के टाइम में क्या होगा, जॉन्डिस का लेवल जब बढ़ेगा तो ब्रेन में भी इफेक्ट करेगा। तो जैसे बच्चा जॉन्डिस हो गया, बड़ा बच्चा की बात कर रहा हूँ, जॉन्डिस हो गया, इरिटेबल होने लगा, उसका बोलने का तौर तरीका बदलने, इरिलेवेंट कुछ अंदाजी कुछ बकने लगा, बोलने लगा, या फिर बच्चा उसका स्लीपिंग वेरिएशन हो रहा है, रात भर जग रहा है, दिन भर सो रहा है, वो अल्टर्ड स्लीपिंग पैटर्न हो गया, ऐसा कुछ सिम्टम दिखाता है, तो हम लोग बोलते हैं उसको मेडिकल टर्म में हेपाटिक इनकेफेलोपैथी बोलते हैं। तो उस केस में सिर्फ हम लोग रेस्ट्रिक्ट करते हैं, प्रोटीन का रेस्ट्रिक्ट करते हैं, 1 से 1.5 ग्राम पर केजी पर डे के हिसाब से हम लोग प्रोटीन का रेस्ट्रिक्शन करते हैं। बाकी अभी नया लिटरेचर वो भी मना कर दिया है, हाँ, उसको भी आपको रेस्ट्रिक्ट नहीं करना। तो जनरली आपको लीवर के रोग में ऐसा बोलना पर्टिकुलर ये खाने से ठीक हो जाएगा और ये खाने से ख़राब हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। नॉर्मल डाइट ले सकता है लीवर का पेशेंट, और नॉर्मल डाइट में बच्चा सबका आउटकम अच्छा हो रहा है। आपने बताया कि यहाँ लिवर फेलियर के काफ़ी पेशेंट्स देखने को मिल रहे हैं पीडियाट्रिक एज ग्रुप के, तो सर बच्चों में भी लिवर फेलियर एक समस्या, आम समस्या है? ये चीज़ यहाँ पे मैं जहाँ पे जिस सेंटर में मैंने काम किया था वहाँ पे बहुत सारा कॉमन था, क्योंकि हम लोग डील करते थे 5 साल तक सिर्फ हम लोग ये बच्चों का लीवर और पेट लेके ही हम लोग ने काम किया हुआ है। यहाँ पे आने के बाद भी मुझे फ्रिक्वेंटली मिला हुआ है। अच्छा। पहले ये चीज़ यहाँ पे डायग्नोस होना थोड़ा मुश्किल होता था, या कॉम्प्लिकेशन होने के बाद यहाँ पे हेपाटोलॉजिस्ट नहीं है बोल के रेफ़र होते थे, लेकिन अब केस हो गया है कि यहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं, यहाँ पे रह रहे हैं और ठीक होके भी जा रहे हैं। हाँ, ये कॉमन है पेडियाट्रिक में, जो हेपेटाइटिस ए ई आर है, तो लगभग उसमें आपको मैंने पहले भी बताया कि हेपेटाइटिस ए और ई दोनों कॉमन मिलना 38% ऑफ द बच्चे में मिलता है।
और हेपेटाइटिस ए का बच्चा होता है जिसमें 17% में लैंड इनटू एक्यूट लीवर फेलर। अच्छा। हाँ, तो लीवर फेलर होने का मतलब ये नहीं कि लीवर फेल हो गया अब ये बच्चा बचेगा ही नहीं, ऐसा नहीं होता है। हमें लीवर फेलर का कारण ढूंढना होता है, किस कारण से, कोई इन्फेक्टिव कॉज हो गया, कोई ड्रग्स हो गया, कोई टॉक्सिन हो गया, कोई मतलब किस कारण से। वो कारण को अगर पता करके हम टाइमली अगर ट्रीट कर रहे हैं उसको, तो वो बच्चा आउटकम उसका आ सकता है, अच्छा आ सकता है। अब सब बच्चे को लीवर ट्रांसप्लांट ही चाहिए ऐसा कुछ नहीं होता है। कुछ सर्टेन डिजीज़ है कि एक्यूट लीवर फेलर में आपको लीवर ट्रांसप्लांट चाहिए, लेकिन हर चीज़ में अभी तक यहाँ उस टाइप से मिला नहीं है मुझे। जो भी बच्चे आए हुए हैं, तो अभी जैसे कि मेरे केस जब निकलते गए लीवर फेलर का, तो अभी रोहतक सरलाई यहाँ से पेशेंट आ रहे हैं, सिराहा वगैरह से आ रहे हैं, तो वो लोग अभी वहाँ पे बच्चे यहाँ से ठीक होके गए, तो जाने के बाद वहाँ से अभी भी पेशेंट लोग जब दिखाना है तो रंजीत सर को ही दिखाना, लीवर वाले डॉक्टर, मतलब अभी मेरे को उन्होंने टैग लगा दिया लीवर वाले डॉक्टर। और मेरा भी मैसेज यही है कि लोगों को ये पता चले कि जनरल पेडाइटिस, नो डाउट जनरल पेडाइटिस होता है, जनरल पेडाइटिस भी देखते हैं, लेकिन हर चीज़ का स्पेशलाइजेशन है। हमने सिर्फ उसी चीज़ में फोकस किया है, 5 साल तक हमने उसी में चीज़ किया है, तो उसमें थोड़ा हमारा और मेटिकुलसली और थोड़ा अंदर जाके भी हम लोग उसमें देख के उसका आउटकम थोड़ा अच्छा ला सकते हैं। तो अभी मेरे पेशेंट फॉलोअप में आते हैं, अभी ढेर सारे यहाँ पे भी बहुत सारे काउंसलिंग करने के बाद बहुतों को लगता था नहीं लीवर फेल हो गया तो बहुत बड़ा चीज़ हो गया, जैसे आपको किडनी फेल हो गया, हाँ, तो लोग क्या सोचते हैं किडनी फेल हो गया अब तो इसको ट्रांसप्लांट के अलावा कोई रास्ता ही नहीं है ना। तो उस हिसाब से बहुत सारे पेशेंट यहाँ भी मेरे को मिले हुए हैं कि लीवर फेलर जैसे बताता हूँ तो बोलता है सर हम काठमांडू लेके जाएंगे, हम इंडिया लेके जाएंगे, लेकिन उनको प्रॉपर काउंसलिंग के बाद उनको समझाया गया, बुझाया गया, उन्होंने ट्रस्ट किया मेरे ऊपर, और ऊपर वाले की कृपा से पेशेंट भी ठीक हुए, ठीक जाते हुए उन्होंने बहुत बहुत बधाई देके भी किया, और भी ऐसे कॉम्प्लिकेटेड केस हमने यहाँ से ठीक करके भेजा। तो अभी वो लोग फॉलोअप में आते हैं, हमें भी अच्छा लगता है। वो लैंड अप किए थे लीवर फेलर में, लोगों ने वो समझा कि उसके रिलेटिव लोग अब तो ये बचेगा नहीं, लेकिन वो बच के तो घूम फिर रहा है, खेल रहा है, बड़ा हो रहा है, सब कुछ अच्छा हो रहा है। तो ठीक है, बच्चा लोग आते हैं, ऐसा नहीं है कि बच्चा में लीवर फेलर नहीं होता है, 17% केस में होता है। जी सर, बार बार आप जिक्र कर रहे हैं एक समस्या हेपेटाइटिस। जी। तो हेपेटाइटिस ए, ई और न जाने और भी कौन कौन से प्रकार, सर इसके लक्षण किस प्रकार के होते हैं? अच्छा, बहुत अच्छा पूछा आपने। जैसे अभी सीज़न भी चल रहा है, बरसात का समय चल रहा है, तो अभी जनरली क्या होता है, हेपेटाइटिस होता है एक लीवर की बीमारी है। हाँ, लीवर की बीमारी, इसमें क्या होता है, लीवर का सूजन होना, लीवर का साइज बड़ा होना हो जाता है। तो किस वजह से होगा, जनरली वायरस, हेपेटाइटिस देखिए सिर्फ वायरस है, तो 2 वायरस है, हेपेटाइटिस ए और ई। ये जनरली आपको इसको हम लोग बोलते हैं फीको ओरल रूट से आना, मतलब किसी भी खाना के माध्यम से ही वो वायरस आपके शरीर में जाता है। शरीर में जाने के बाद वो क्या करेगा, डायरेक्टली आपको लीवर को अफेक्ट करना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो और भी हेपेटाइटिस बी भी है, हेपेटाइटिस सी है, हेपेटाइटिस डी है, लेकिन उनका क्या होता है, उनका माध्यम ट्रांसमिशन होने का, एक दूसरे में सड़ने का जो होता है, ट्रांसमिट करने का, उसका माध्यम अलग होता है, वो ब्लड ट्रांसमिशन के माध्यम से होता है। लेकिन हेपेटाइटिस ए ई क्या हो गया, ये प्योर आपको खान पीन के प्रॉब्लम से, अगर खाने पीने में कोई कंटामिनेशन हो गया, कोई दूषित खाना रोड का, जैसे वो तो चलते फिरते किसी ने पुचका खा लिया, जो अनहाइजेनिक फूड जिसको बोलते हैं, भाजा खा रहा है, हाँ, गंदे हाथ से कैसे कर रहे हैं पता नहीं, है ना। अगर हाइजेनिक है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर ये अनहाइजेनिक फूड और वाटर से ही होता है, तो इसमें जनरली क्या होता है कि बच्चे आपको 1 वीक तक हेपेटाइटिस अगर हो तो 1 वीक तक जनरली जॉन्डिस नहीं आता। अच्छा। 1 वीक में क्या होगा, पहला 1 हफ्ता में उसके बच्चे को क्या होगा, बुखार आना, लो ग्रेड 100 तक बुखार आना, उसके बाद बुखार के साथ साथ शरीर बदन दर्द करना, सबसे बड़ी बात खाने का मन न होना, लॉस ऑफ एपिटाइट होना। अच्छा। ठीक है, लॉस ऑफ एपिटाइट होने के साथ साथ पेट में दर्द करना, वॉमिटिंग होना, हाँ, ये सब शुरू होना शुरू। फर्स्ट 7 डेज में ये सब प्रोड्रोमल पीरियड बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग प्री इक्टेरिक फेज। इस पीरियड में पेशेंट ऐसे सिम्टम लेके आते हैं। नेक्स्ट 7 to 14 डेज में होता है, जो उस टाइम में जॉन्डिस धीरे धीरे डेवलप होता है। अच्छा। ठीक है, 7 to 14 डेज में जॉन्डिस डेवलप होता है। जॉन्डिस के साथ साथ बच्चे का यूरिन भी डार्क होना, यूरिन भी पीला होना शुरू हो जाता है। किसी किसी बच्चे में जो टॉयलेट स्टूल जो है, पैखाना जो है, वो भी सफ़ेद होना शुरू हो जाता है। लीवर का साइज बढ़ना शुरू हो जाता है, लीवर की जगह पर हाथ देते ही दर्द होना शुरू हो जाता है। ये सब इन्फेक्टिव पीरियड है। तो ये लगभग 21 तक, 14 to 21, 7 to फर्स्ट 7 डे में वो हो गया, 7 to 14 डेज में आपको ये सब सिम्टम दिखाई देगा। और 14 to 21 डे के बाद में, 21 डे के बाद में आपको रिकवरी फेज शुरू होता है। तो उसमें आपका इसके एपिटाइट वगैरह बढ़ना शुरू हो जाता है, जॉन्डिस वगैरह कम हो जाता है। तो हेपेटाइटिस ए ई हो गया है तो बहुत बड़ा रोग हो गया है, डरना नहीं है। ठीक,
हेपेटाइटिस ए ही हुआ है तो उसका इलाज क्या होता है, जस्ट हमें सपोर्टिव ट्रीटमेंट देना होता है। हाँ, 94% ऑफ द केस क्या होता है आपको सेल्फ, मतलब वो सपोर्टिव ट्रीटमेंट पे ही ठीक हो जाते हैं। ओनली 4% में आपको कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलता है। हाँ, वो 4 to 6% में कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलता है, जो कॉम्प्लिकेशन हम लोग इस पेशेंट को हम लोग आउट पेशेंट बेसिस पे ओपीडी बेसिस पे भी ट्रीट कर सकते हैं। जस्ट हमें एक्सप्लेन करना होता है माँ को या बाप जो है, पापा है हुआ माँ, जो भी गार्जियन है, उन्हें हमें अलर्ट करना होता है कि इस बच्चे को लीवर फेलर हो सकता है। तो वो पहचानेंगे कैसे कि मेरे बच्चे को लीवर फेलर हुआ, अगर वो देखे कि जॉन्डिस बढ़ते जा रहा है। ठीक, फिर बच्चे में अगर बच्चा नॉर्मल था, अब अनाप शनाप बोलने लग गया, या फिर सारा रात सो रहा है, सारा रात जग रहा है, सारा दिन सो रहा है, उसका बिहेवियरल कुछ चेंजेस आना शुरू हो गया। ठीक, उसके बाद अगर कहीं स्किन से ब्लीडिंग आना शुरू हो गया, हाँ, स्किन में रैश वगैरह आना शुरू हो गया, तो समझ जाइए कि इसको लीवर फेलर की तरफ जा रहा है। उस टाइम में आपको आना है, डॉक्टर के पास आना है, वो हम उसके बाद इसका प्रॉपर टेस्ट करते हैं। टेस्ट करके बाद उसको क्लिनिकली हम लोग देखते हैं, उसके बाद हम लोग डिसाइड करते हैं कि ये लीवर फेलर में है या नहीं। अगर लीवर फेलर में है तो हम उसके अकॉर्डिंग उसको ट्रीट करते हैं और बच्चा लगभग इम्प्रूव ही करता है। जी सर, तो हमने जॉन्डिस के बारे में बात की, हेपेटाइटिस के बारे में बात की। दोनों में खास करके हेपेटाइटिस में आपने कहा कि पेट दुखता है बच्चों का। अब पेट दर्द एक ऐसी समस्या है जो बच्चों में अक्सर देखने को मिलती है। 2 दिन 3 दिन पर ठीक भी हो जाता है, फिर दोबारा हो जाता है दवाई खाने के बावजूद। तो सर, ऐसा बार बार पेट दुखने की समस्या क्या कारण है? अच्छा, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने। ये जो क्वेश्चन मैंने हमेशा फेस किया हुआ है, आपको मैं इस चैनल के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि ऐसा केस जो मेरे पास डेली आते हैं, डेली 10 15 20 बच्चा आते ही रहते हैं। तो मैक्सिमम जितने भी बच्चे आते हैं पेन एब्डोमेन का, तो ज़्यादातर बच्चों का प्रॉब्लम होता है, सारे इवैल्यूएशन करने के बाद पता चलता है इनको क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन है। अच्छा, और बच्चों में जिसको बोलते हैं हम लोग कब्जियत। हाँ, कॉन्स्टिपेशन मतलब कब्जियत, उसका टॉयलेट क्लियर ना होना, डेली ना होना, हाँ, टाइट होना, बच्चे को करने के टाइम में कठिनाई होना, इसको बोलते हैं कॉन्स्टिपेशन। हाँ, अगर मान लीजिए कॉन्स्टिपेशन अगर 2-3 दिन में, जैसे लिटरेचर तो बोलता है कि एटलीस्ट 2 हफ्ता तक भी अगर ना हो तो नॉर्मल है। हाँ, लेकिन क्लिनिकली हमने देखा है कि 2-3 दिन अगर नहीं हो तो बच्चा को डिस्कम्फर्ट फील होना शुरू हो जाता है। तो मैंने यहाँ पे फेस किया ओपीडी में, जितने भी पेन एब्डोमेन बच्चे आ रहे हैं, 80% ऑफ द बच्चे आ रहे हैं वो है आपको कॉन्स्टिपेशन के बच्चे। अच्छा, और ये कॉन्स्टिपेशन क्यों हो रहा है बच्चों को? जस्ट ये बच्चे तो बच्चे हैं ना, इनको बाहर का खाने का लत लगा होता है। बाहर का आपको दुकान का सामान खाएं, जैसे चिप्स, बिस्कुट, कुरकुरे, चाउ मैदा से बना हुआ सामान, ये सब बहुत फ्रिक्वेंटली खाते हैं। तो बच्चे को मैंने अल्ट्रासाउंड भी करा के देखते हैं, पेशाब यूरिन जांच भी करा के देखते हैं, फिर उसके बाद एक्सरे भी करा के देखते हैं, सब कुछ नॉर्मल होता है। लेकिन एक्सरे में हमें स्टूल का फिकल मैटर वो दिख जाता है, फिकल लोडिंग दिख जाता है। तो उसको हम फिर ट्रीट करते हैं। अब फ़र्क क्या है गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट और जनरल में फ़र्क क्या है? जिस डोज में और जिस ड्यूरेशन तक हम अगर उसको ट्रीट करेंगे तो जनरल वाले वो नहीं करेंगे। अच्छा, हाँ, उनका एक शॉर्ट ड्यूरेशन तक देते हैं, लेकिन इसमें क्या होता है बहुत लेंदी टाइम तक ट्रीट करना होता है। कॉन्स्टिपेशन अराउंड 3 to 6 मंथ, बुक तो बोलता है, जैसे गैस्ट्रो को बोलते हैं एटलीस्ट 6 मंथ। 6 मंथ के बाद अगर बच्चा ठीक होने लगे देन यू विल स्टार्ट डिक्रीजिंग द डोज। उसके बाद ग्रेजुअली टैपर उसको बंद करना होता है। लेकिन यहाँ पे हम क्या करते हैं, 10 दिन 15 दिन चलाते हैं, वो नो डाउट चलाने के बाद बच्चा ठीक हो जाता है, लेकिन उसका रिकरेंस बहुत हाई होता है। फिर वो 15-20 दिन महीने दिन के बाद फिर लेके आएगा वही सेम प्रॉब्लम। तो ये कब्जियत जनरली खान पीन के प्रॉब्लम से, मैदा का सामान खा रहा है। और दूसरा चीज़ क्या है, मैं इस चैनल के माध्यम से क्या बोलना चाहता हूँ, जैसे कि दूध, गाय का दूध। हाँ, गाय का दूध जनरली बच्चे लोग को देते हैं, माँ बाप सोचते हैं नहीं बहुत ज़्यादा कैल्शियम है, विटामिन है, ऐसे कर देते हैं, बच्चे की ग्रोथ के लिए ज़रूरी भी है। लेकिन हर बच्चे वो दूध को नहीं पचा सकता है। हाँ, क्योंकि दूध में कुछ ऐसे कैसिन के एक प्रोटीन होता है, उसको पचाना थोड़ा बहुत हार्ड होता है, हर बच्चे में नहीं होता है। क्योंकि हमारे माँ बाप ने भी हमें पाला है, गाय का दूध दिया हुआ, लेकिन हमें उस चीज़ की एलर्जी नहीं था। लेकिन जिस बच्चे को उस दूध से प्रॉब्लम हो रहा है तो उनमें क्या होता है, ये कैसिन जो उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाता, जिसकी वजह से स्टूल को हार्डनिंग करना शुरू कर देता है। दूसरा क्या है, अगर उसमें दूध में कैल्शियम का मात्रा ज़्यादा होता है, वो कैल्शियम भी क्या करता है, उसको मतलब इंटेस्टाइन के साथ बाइंड करने का बहुत ज़्यादा एफिनिटी होता है। हाँ, जिसकी वजह से वो भी एक हार्ड स्टूल करा सकता है। तो जनरली मैं अपने ओपीडी में बच्चों को मैंने काउ मिल्क में अवॉइड कर देता हूँ, काउ मिल्क, बफेलो मिल्क ड्यूरिंग दिस
कोर्स, ये कब्जियत के दौरान जब ट्रीटमेंट जब दे रहे हैं उस 3 महीने तक 4 महीने तक मैं उसको मना करता हूँ। और बच्चा प्लस खान पीन में जैसे डाइटरी फाइबर हो गया, खाना में हम लोग को क्या है, खाना में इतना चावल रख ले, सब्जी थोड़ा सा रख ले, थोड़ा सा दाल, लेकिन ऐसा नहीं है। आपको बैलेंस करने के लिए क्या होगा करना होगा, सब्जी रोटी या चावल थोड़ा कम लेना है, सलाद और हरा साग सब्जी ज़्यादा लेना है, रेड मीट को अवॉइड करना है, चिकन मछली खाना है, पनीर खाना है, खाइए उसको, फल रोज दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, फल दे सकते हैं, डेली एक फल देना है, उसमें फाइबर कंटेनिंग होता है। पानी ज़्यादा दीजिए। स्कूल में भी बच्चे लोग क्या करते हैं, पानी पीते नहीं है, स्कूल गए खेलने की धुन में, माँ बाप लोग भी अपने अपने काम में, बच्चा पानी पिया कि नहीं पता नहीं होता है, लेकिन पानी बच्चों को टाइम टाइम में पिलाना है, प्लस उनको स्कूल जाने के टाइम में भी उनको बोतल में पानी दे के भेजना है। और नो डाउट अभी तो बहुत जगह आपको स्कूल में तो स्पेशली पानी पीने के लिए भी उनका बेल लगता है, ताकि हाँ बच्चे जाकर पानी पी के आए करते है ना। ये सब चीज़ करने से और ड्रग कुछ दिन का ट्रीटमेंट लेने के बाद और डाइट में मॉडिफिकेशन, डाइटरी मॉडिफिकेशन करने से कॉन्स्टिपेशन भी लगभग रिलीफ हो जाता है। और मेरे लगभग जितने बच्चे हैं 80% तो मुझे पेन एब्डोमेन में कॉन्स्टिपेशन ही मिलते हैं। और मिलने के बाद उनको जितने को भी ट्रीट किया, शायद ही 1 या 2 अभी तक आया होगा कि हाँ फिर से हो रहा है, वरना बाकी सारे ठीक होके ही जा रहे हैं जी। अभी तक कोई कंप्लेंट नहीं आया। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपने इतना कीमती समय दिया और साथ ही साथ इतनी जानकारीपूर्ण बातचीत की। थैंक यू वेरी मच। और अब इस चैनल के माध्यम से मैं ये बोलना चाहता हूँ कि किसी भी बच्चे को अगर जॉन्डिस हो, हाँ उसको आपको अवॉइड नहीं करना है, नॉर्मल नहीं सोचना है, कम से कम रूल आउट कर लेना है कि वो जॉन्डिस है, नॉर्मल जॉन्डिस है, फिजियोलॉजिकल या फिर कोई ख़राब बीमारी है, उसको कम से कम आपको रूल आउट कर लेना है। और दूसरा चीज़ ये करना है कि अगर किसी बच्चे को पेट दर्द हो रहा है, हाँ तो पेट दर्द हो रहा है तो इसको अवॉइड नहीं करना है। हर बच्चे को पेट दर्द माँ बाप सोच लेते हैं ऐसे ही बच्चा बोल रहा है या फिर स्कूल जाने के बहाना से कर रहा है, ऐसा नहीं होता। बच्चे बोल रहे हैं उसको आपको अटेंशन देना है, बच्चों के बारे में अटेंशन देना है, वो क्यों बोल रहा है आपको उस चीज़ को चेक करा के कन्फर्म करना है, सही में मेरा बच्चा सही बोल रहा है या फिर कुछ गलत कुछ तो निकलना जाए, उसको देखना है। और दूसरा एक और छोटा चीज़ मैं क्या बोलना चाहता हूँ, जैसे मेरे पास बहुत सारे बच्चे आते हैं, डायरिया के बच्चे लेकर, छोटे छोटे बच्चे आते हैं, हाँ तो उनको क्या करते हैं, मान लो ब्रेस्ट फीडिंग है तो ब्रेस्ट फीडिंग तो बंद नहीं करना है जी। तो दांत आने का टाइम होता है तो बोलते हैं दांत आ रहा है इसलिए इसको बहुत ज़्यादा डायरिया हो रहा है, तो डायरिया इस वजह से नहीं होता है। हाँ डायरिया होता है जनरली दांत आने के टाइम में, क्या होता है मसूड़ों में बहुत ज़्यादा इरिटेशन होने लगता है बच्चों का, तो इरिटेशन की वजह से क्या करेगा, वो फिंगर लगाएगा, मुंह हाथ में लगा लेगा, कभी कोई सामान उठा के पिक करके मुंह में लगा लिया, तो सारे में तो बैक्टीरिया वायरस भरा हुआ है ना, वो इन्फेक्शन बच्चे को जाता है। बच्चा तो बहुत इम्यून उनका वीक होता है ना, तो वो बहुत जल्दी इसकी वजह से क्या कहते हैं डायरिया हो जाता है उनको। डायरिया होने के बाद क्या करते हैं, लोगों को कहना है ग्राइप वाटर पिलाओ, ये पिलाओ, ये सब नहीं करना है। आपको डॉक्टर के पास जाना है, रूल आउट करना है कोई इन्फेक्टिव कॉज है कि क्या है, और अगर वायरल कॉज है, मोस्टली वायरल होता है, तो अगर वायरल कॉज है तो 7 to 14 डेज में धीरे धीरे अपने आप कम हो जाता है। और डॉक्टर आपको जैसे एडवाइस करेंगे वैसे आपको बच्चे को देते रहना है, अवॉइड नहीं करना है। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। नेशनल मेडिकल कॉलेज के प्रतिष्ठित और बीरगंज शहर के पहले पीडियाट्रिक गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट और हेपेटोलॉजिस्ट से आज बातचीत करके मुझे भी काफ़ी कुछ जानने को मिला। उम्मीद है हमारे दर्शकों को भी अपने बच्चों के पेट का और लिवर के स्वास्थ्य का खास ख्याल रखने की सलाह मिली होगी। इसी तरह स्वास्थ्य संबंधी जेन्युइन एडवाइस लेते रहने के लिए जुड़े रहिए हमारे कार्यक्रम डियर डॉक्टर के साथ। कैमरामैन दीपक के साथ मैं ऐश्वर्या आपसे विदा लेती हूँ। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और देखते रहिए +1 4K टेलीविज़न।